और अपने हाथों को यूवी के आगे जोड़ते हुए उससे कहती है, बिग बी प्लीज हमें ऐसी सज़ा मत दो। हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। प्लीज़ हमें हमारी बच्ची से दूर मत करो। तभी यूवी अपना सर हिलाते हुए हूर की तरफ आता है और उसके आंसुओं को पोंछते हुए उससे कहता है, ये मैं आप दोनों के लिए भले के लिए ही कह रहा हूँ प्रिंसेस, ताकि आप दोनों फिर से ऐसा कुछ फ्यूचर में ना करो। मैं जानता हूँ कि आप बेबी से बहुत ही प्यार करते हो, पर गलती तो आपने की है, तो अभी उसकी सज़ा भी आपको मिलनी चाहिए ना। भले ही आप दोनों बड़े हो और एक बच्ची के पेरेंट्स हो, पर मैं आपसे बड़ा हूँ और मुझ पर आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे में अगर मैंने ही आपकी गलती को इग्नोर कर दिया तो आप दोनों को कोई लेसन कैसे मिलेगा और आप दोनों आगे एक अच्छे पेरेंट्स कैसे बनोगे। आप दोनों को भी एक बच्चे को बड़ा करना है और बच्चों को पालना कोई इजी टास्क नहीं होता प्रिंसेस। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये एक दिन की बात नहीं है, ये पूरी जर्नी है जिसमें आपकी ज़िंदगी निकल जाती है। ये तो शुरुआत है और ऐसे में अगर मैंने अभी आप दोनों की गलती को नहीं सुधारा तो आगे जाकर आप दोनों को बहुत परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी। आदित्य को पता था कि यूवी आयु और उसकी तरह इम्बेसिव नेचर का नहीं है और यूवी जो कुछ भी करता है वो बिना रीजन के नहीं होता। पर हाँ, एक बार यूवी ने अगर कोई फैसला ले लिया तो उसे बदलना किसी के बस की बात भी नहीं थी। तभी आदित्य यूवी की तरफ देखते हुए उससे कहता है, आप चाहते हो कि हम बेबी को ना देखें तो ठीक है, हम उसे नहीं देखेंगे प्लीज़, पर हमें यहाँ से जाने के लिए मत कहो। हमें हमारी बच्ची के पास रहने दो। इससे कि पहले यूवी उससे कुछ कहता, उसे आयु का कॉल आता है। जैसे यूवी आयु का कॉल रिसीव करता है, उधर से आयु यूवी से पूछता है, भाई मेरी डॉल कैसी है और क्या हुआ उसे। आयु का सवाल सुनकर यूवी उसे सब कुछ सच सच बता देता है, जिसकी वजह से आयु इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि अगर इस वक्त आदित्य उसके आगे होता तो आयु उसका खून ही कर देता। तभी आयु यूवी से पूछता है, भाई अभी वो आपके पास है क्या? अगर हाँ तो फ़ोन थोड़ा स्पीकर पे करो, ज़रा मैं भी तो थोड़ी बात करूँ उससे। तभी यूवी अपना फ़ोन स्पीकर पर रखते हुए आयु से कहता है, हाँ बोल आयु। तभी आयु गुस्से से भड़कते हुए आदित्य से कहता है, अदू ये तो अच्छा है कि तू अभी वहाँ है और मेरे आगे नहीं है, वरना तूने जो किया है ना उसके लिए मैं तुझे अपने हाथों से ही मारता। तो सच में इतना ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकता है यार। हमारा तो चल ठीक है, पर तू तो हम दोनों से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अदू आज तुम दोनों की वजह से डॉल इतनी बुरी हालत में है और इसके लिए भाई ने तुम दोनों को जो भी पनिशमेंट दी है ना, मेरे हिसाब से वो एकदम से सही है। भाई मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। तभी आयु
यूवी आयु को रोकते हुए उससे कहता है, नहीं आयु, कल तेरी शादी है और ऐसे में तू यहाँ नहीं आएगा। तभी आयु डिस्क्रिप्टिव के साथ अपना सिर ना में हिलाते हुए यूवी से कहता है, भाई हमारी बच्ची वहाँ हॉस्पिटल पे पड़ी है और ऐसे में मैं मेरी शादी बीच में कैसे ही ला सकता हूँ। इस वक्त हमारे लिए हमारी बच्ची सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरी और निशा की शादी नहीं। हम शादी को पोस्टपोन कर देते हैं और सबसे पहले डॉल का ध्यान देते हैं। आयु की बात सुनकर सब बच्चे मान जाते हैं और समीर जी को भी आयु की बात ठीक लगती है। तब यूवी आयु से कहता है, नहीं आयु, शादी पोस्टपोन करने की गलती मत करना। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सारे रिचुअल्स हो चुके हैं, यहाँ तक कि तुम दोनों को हल्दी भी लग चुकी है। ऐसे में शादी को पोस्टपोन करना बहुत बड़ा अपशगुन हो जाता है और उसका असर हमारी नन्ही सी जान पर भी हो सकता है। यार, तुम दोनों शादी कैंसिल मत करो, और वैसे भी बेबी को यहाँ 2 दिन तक रखेंगे तो कल तुम्हारी शादी हो जाएगी और उसके बाद ही तुम दोनों यहाँ पर आ सकते हो बेबी से मिलने। तभी आयु यूवी से कहता है, नहीं भाई, ऐसे में ना ही मेरा ना ही निशा का मन होगा। तब यूवी आदित्य से कहता है, अदु, तेरा और प्रिंसेस का वहाँ रहना ज़रूरी है और इसीलिए मैं तुझसे कह रहा हूँ कि तुम दोनों जाओ, मैं रहूँगा बेबी के पास। यूवी की बात सुनकर सब अपना सिर हिलाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आदित्य और हूर घर तो आते हैं पर उनका वहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और उन्हें शहर की कमी खलने सी लगती है। तभी हूर रोते हुए एकदम आदित्य से कहती है, ये हमने क्या ही कर दिया आदू, आज हमारी ही वजह से ये हमारी बच्ची हॉस्पिटल में उन मशीनों के बीच में पड़ी हुई है। हम कैसे उस बच्ची के साथ ये सब कुछ कर सकते हैं? हमारी ही गलती है अदू। अगर हम बेबी की ध्यान अच्छी तरह से देते तो आज वो हमसे दूर नहीं रहती। खुद माता रानी ने उसे मेरी झोली में डाला था और मैंने क्या किया? मैं तो उस बच्ची को ठीक से संभाल भी नहीं पाई। मैं कितना लापरवाह हूँ अदू, और ऐसे में मैं अपनी बेटी को कैसे संभालूंगी? क्या मैं कभी एक अच्छी माँ नहीं बन पाऊंगी अदू? हूर के सवाल सुनकर अभी आदित्य को भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो हूर से कुछ कहने ही वाला था पर तभी वहाँ पर आयु आता है। आयु हूर और आदित्य की तरफ आते हुए हूर से कहता है, आप बिल्कुल एक अच्छी माँ हो रैबिट, क्योंकि कोई भी आपकी एक गलती से ये नहीं तय कर सकता कि आप फ्यूचर में अच्छी माँ बनोगी या फिर नहीं। हाँ, आप दोनों ने आज गलती की है जिसे नज़रअंदाज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सवाल एक नन्ही सी बच्ची के जान का है। आज आप दोनों ने जो गलती की है उसे फिर से रिपीट नहीं करना। किस्मत सिर्फ एक मौका देती है, दूसरा नहीं। तो आप दोनों को उससे यही सीखना है और इसलिए भाई ने आप दोनों को वहाँ नहीं रुकने दिया है। इसके पीछे उनका गुस्सा नहीं पर डर था, जो सिर्फ
आप दोनों के लिए ही था। आयु की बात जहाँ आदित्य समझ रहा था, तो वहीं पूरी तरह से हूर कंफ्यूज हो रही थी। तभी हूर को ऐसे कंफ्यूज होता देख आयु हूर को बताता है, भाई को पता था कि अभी आप दोनों बहुत परेशान और डॉल के लिए डरे हुए हो। ऐसे में आप दोनों को आपका गिल्ट खा जाएगा और ऐसे में आपका वहाँ रुकना और डॉल को जो इस वक्त हालत में देखना ठीक नहीं होता। आप दोनों अपने आप को संभाल नहीं पाते और ऐसे में अगर आप लोगों को कुछ हो जाता तो भाई और साथ में मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए भाई ने आप दोनों को यहाँ वापस भेज दिया। इसके पीछे भाई का गुस्सा या उनकी नाराजगी नहीं, पर उनकी चिंता ही है। तभी आदित्य अपनी नम आँखों से ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ होश से कहता है, पता नहीं भगवान ने भी उन्हें किस मिट्टी का बनाया है। बचपन में भी मैं इन दोनों के आगे बहुत मस्ती करता था और जब मैं कुछ भी गलती करता तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए मुझे पनिश कर देते थे। जब मैं अपनी पनिशमेंट पूरा कर लेता तभी वो मुझ पर अपना प्यार भी लुटाते थे। तो तब भी हम दोनों भाइयों के लिए बेस्ट थे और आज भी बेस्ट हैं। आदित्य की बात सुनकर हूर बस अपना सिर हिलाती है। तभी आयु उन दोनों से कहता है, अभी तुम दोनों खुद को ब्लेम मत करो और तुम दोनों चुपचाप से सो जाओ। मुझे पता है आज तुम दोनों को नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी। तुम्हारी बच्ची उस हालत में है ना। सच कहूँ तो आज कोई नहीं सो पाएगा, मैं भी नहीं। कल मेरी और निशा की शादी है, पर हमें हमारी शादी से ज़्यादा हमारी डॉल की चिंता हो रही है। वहाँ निशा भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, पर हमारे पास बेट और डॉल के लिए प्रार्थना करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। सच कहें तो हमारा मन नहीं है डॉल और भाई के बिना शादी करने का, पर भाई ने ऑर्डर दिया है जिसे मैं कभी टाल भी नहीं सकता। आयु की बात से वो दोनों सहमत हो जाते हैं। तभी आयु वहाँ से चला जाता है और वो दोनों बस अपनी बेटी की फ़ोटो को देखते रहते हैं और उनकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं। वहीं हॉस्पिटल में यूवी अभी उस रूम के बाहर ही बैठा हुआ था कि तभी कुश वहाँ पर आ जाता है। यूवी कुश की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, कुश क्या मैं सिर्फ एक बार बच्ची को देख सकता हूँ? मैं बस एक नज़र उसे देखना चाहता हूँ, दूर से ही प्लीज। कुश यूवी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हुए उससे कहता है, ठीक है आप चलिए मेरे साथ। यूवी कुश के साथ उस रूम में आता है और देखता है कि कैसे वो छोटी सी जान इस इंक्यूबेटर में सोई हुई थी और कैसे वो वायर उसकी छोटी सी बॉडी से कनेक्ट थी। शहर को वैसे देखकर यूवी की आंखें भी भर आई थीं। आज आयु और निशा की शादी थी, पर किसी के चेहरे पर वो रौनक बिल्कुल भी नहीं थी जो कि एक शादी वाले घर के लोगों के चेहरे पर होती है। यहाँ तक कि खुद आयु और निशा भी उदास थे और रहेंगे भी क्यों नहीं। उनकी नन्ही सी डॉल इस वक्त जो हॉस्पिटल में थी। तभी वो निशा के रूम में बैठी हुई थी, पर उसका ध्यान
किसी भी चीज़ में नहीं था। उसका पूरा चेहरा लाल और मुरझाया सा लगा रहा था। तभी निशा भी अपने आप को, अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रही थी। निशा ने अभी शादी का जोड़ा पहना था और वहाँ मौजूद मेकअप आर्टिस्ट निशा का मेकअप कर रही थी, जो निशा ने उसे बिल्कुल न लाइट मेकअप करने के लिए कहा था। वहाँ हूर के अलावा बाकी गर्ल्स भी थीं और वो भी सैड थी। वहीं नीचे शादी के मंडप में आयु पंडित जी के पास बैठा हुआ था और जो पंडित जी उसे करने के लिए कह रहे थे, आयु चुपचाप वो सब कुछ कर रहा था। आदित्य भी आयु के पीछे बैठा था, पर उसका ध्यान तो उसकी बेटी की तरफ था। उसे बस यही चिंता खाए जा रही थी कि उसकी बच्ची ठीक होगी या फिर नहीं। कल से लेकर अब तक उसने ना जाने कितनी बार यूवी और कुश को फ़ोन किया और उन दोनों ने उसे एक ही बात बताई कि अब तक शहर को होश नहीं आया। वो अपनी बच्ची को देखने के लिए, उसे अपनी गोद में लेने के लिए तड़प रहा था, पर वो अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा था सिवाय अपने आप को अपनी लापरवाही के लिए कोसने के। वहीं आयु भी जल्दी से ये शादी करके फ्री होना था, ताकि वो निशा के साथ जाकर उसकी डॉल को देख पाए। कल रात को सबकी तरह वो दोनों भी ठीक से सोए नहीं थे और ना उन्हें कैसे भी करके उनकी छोटी सी डॉल से मिलना था। तो उन्होंने तय किया था, जैसे ही उनकी शादी हो जाएगी और वो फ्री हो जाएंगे, वो पहले हॉस्पिटल जाकर शहर को देखेंगे। भले ही वो छोटी सी बच्ची उनमें से किसी का भी खून नहीं थी, पर उन दिनों में जो जगह उस बच्ची ने उन सब के दिलों में अपने लिए बनाई थी और जो रिश्ता उस बच्ची का सबके साथ बन चुका था, उसे शब्दों में तोलना पाना, उसे बयां करना बहुत ही मुश्किल था। उस छोटी सी बच्ची में सबकी जान बसती थी और शायद आदित्य और हूर के लिए तो उसकी दुनिया ही बन चुकी थी। वो अभी नहीं रह पा रहे थे शहर के बिना, और सबसे ज़्यादा तकलीफ तो आदित्य को हो रही थी, क्योंकि उसका अलगाव ही कुछ इस तरह से हो गया था शहर के साथ कि उसे शहर से दूर जाना मौत से भी बदतर लग रहा था। पहले आदित्य की कमजोरी उसकी हूर, उसकी एंजल थी, पर अभी उसमें शहर का भी नाम चढ़ चुका था। शायद वो अपनी बच्ची के लिए किसी की भी जान लेने के लिए तैयार, या फिर अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाएगा। अब आगे जब पंडित जी दुल्हन को लाने के लिए कहते हैं, तभी निशा गर्ल्स के साथ वहाँ पर आ जाती है और आयु के साथ बैठ जाती है। अभी उन सब के चेहरे पर स्माइल तो थी, पर वो बिल्कुल झूठी थी। वहाँ सभी मौजूद गेस्ट के सामने स्माइल तो कर रहे थे, पर सिर्फ उन्हें ही पता था कि स्माइल के पीछे उन्होंने क्या कुछ नहीं छिपा कर रखा था। आयु और निशा की शादी हो जाती है और तभी निशा आयु की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, आयु अभी तो हमारी शादी भी हो गई है, तो अब हम हॉस्पिटल चलते हैं ना, मुझे मेरी नन्ही सी डॉल को देखना है। तभी आयु कुछ कहने ही वाला होता है, पर समीर जी निशा से कहते हैं, निशा तुम यहाँ से सीधा हॉस्पिटल के लिए नहीं जा सकती हो, तो विदाई तक
वेट करो, उसके बाद पैराडाइज से हॉस्पिटल के लिए चले जाना, ठीक है। निशा बेमन से अपना सर हिलाती है और बाद में वो लोग विदाइयाँ की तैयारियां करने लगते हैं। कुछ ही देर में निशा की विदाई हो जाती है। इस वक्त आयु और निशा एक कार में थे, तो वहीं आदित्य और हूर उनके सेपरेट कार में। इस बार आदित्य और हूर बैक सीट पर थे और ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। आदित्य ने हूर का हाथ पकड़ा हुआ था कि तभी अचानक से हूर के हाथ पर आदित्य के आंसू गिरते हैं। जब हूर आदित्य की तरफ देखती है तभी उसे आदित्य रोते हुए दिखाई देता है। हूर गाड़ी का पार्टीशन ऑन कर देती है और अगले ही पल वो आदित्य को बहुत ही तेजी से हग करती है। आदित्य भी अपना फेस हूर के वेस्ट में छिपा लेता है और अपने हाथों को उसके कमर के चारों तरफ लपेट देता है।